So, hello everyone. Yes, this is Kajal Singh, your favorite biology expert, and welcome to this platform. And today we are meeting for lecture number 8 on principles of inheritance and variation का Mendelian disorders. आखिरी टॉपिक है बेटा चैप्टर का, ठीक है? आखिरी टॉपिक है, आखिरी लेक्चर नहीं है, आखिरी क्लास नहीं है, आखिरी टॉपिक है Mendelian disorders. So basically जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना बेटा हमारे, यस, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं. बट जेनेटिक डिसऑर्डर्स में भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं. कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, जो मेंडल के लॉ को फॉलो करते हुए वो डिसऑर्डर्स होते हैं. और कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जहां पर क्रोमोसोम में जो चेंजेस होते हैं वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहलाते हैं. तो हम दो तरीके के डिसऑर्डर्स को पढ़ने वाले हैं. एक मेंडेलियन डिसऑर्डर करेंगे और एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. और उससे भी बीच में एक और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है पेडिग्री एनालिसिस. और पेडिग्री एनालिसिस एक शॉर्ट जो है 4 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है और अक्सर हम जो है उसमें मिस्टेक कर देते हैं. बट वो पेडिग्री एनालिसिस को समझने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है. हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले नेक्स्ट क्लास में. विद दैट वी विल बी डन विद दिस सबसे बड़ा जेनेटिक्स का चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. बट जेनेटिक डिसऑर्डर्स. अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स मतलब क्या? ऐसी कोई बीमारी, डिसऑर्डर यानी कुछ तो बीमारी होना जेनेटिक में चेंज आने के वजह से. यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर को सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं द डिसऑर्डर्स ड्यू टू चेंज इन जीन्स और क्रोमोसोम्स. ठीक है, यानी कि चेंज हो रहा है, कुछ तो चेंज होने के वजह से. ये जैसे हमने म्यूटेशन एंड ऑल पढ़ा था, है ना, लास्ट केस में. तो म्यूटेशन एंड ऑल में हम ये तो समझ गए थे कि जीन्स में या क्रोमोसोम्स में अगर कोई चेंजेस होते हैं उस डिसऑर्डर्स को हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं. यानी कि आपको अगर कोई बीमारी हो रही है आपके जेनेटिक्स में कोई चेंजेस आने की वजह से, उसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं. अब ये हमारे दो टाइप के हैं. ठीक है, ये हमारे दो टाइप के हैं जो हम पढ़ने वाले हैं. एक है हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड दूसरा है हमारा क्रोमोसोमल. ठीक है, तो मेंडेलियन बहुत सिंपल है, जो हमारे मेंडल के लॉ को फॉलो करता है उसको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहेंगे. और दूसरा जो है हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो है वो कहेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. ठीक है, आज हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं. चलिए, तो व्हाट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स? इट इज कॉज्ड बाय अल्टरेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन. एक सिंगल जीन में थोड़ा सा भी अल्टरेशन हुआ, एब्रेशंस दिखे, म्यूटेशन हो गया, जो हमने कल पढ़ा था ना, अलग अलग टाइप ऑफ म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट हो रहा है, सिंगल पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है. यस, ये सारी चीजें जो है अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं उसको कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. नाउ अब जो पैटर्न है इनहेरिटेंस का ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का, ये आप ट्रेस कर सकते हो फैमिलीज में बाय पेडिग्री एनालिसिस, जो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे पेडिग्री एनालिसिस की जाती है. ठीक है, तो वो पेडिग्री एनालिसिस जैसे मैंने बोला शॉर्ट 4 मार्क का क्वेश्चन आता है. तो आज हम थियोरी पढ़ लेंगे और कल उसी का पेडिग्री एनालिसिस हम करेंगे डिटेल में. ठीक है, सो द पैटर्न, इसका एक पैटर्न फॉलो करता है. मेंडल ने क्या बताया था कि हमारा जीन जो है हेरिटेबल होता है ना, फ्रॉम वन पेरेंट टू अनदर, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो ये वही मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के, इसलिए इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोला है, क्योंकि ये जो डिसऑर्डर्स है ये जनरेशन टू जनरेशन पास होकर जो है बीमारी कॉज कर रही है. ठीक है, हीमोफीलिया पढ़ेंगे, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे, सिकल सेल एनीमिया हो गया, आपका जो है
फिनाइलकीटोनूरिया हो गया आपका, थैलेसीमिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, ये सारे क्या हैं, ये आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, ये डोमिनेंट या रेसेसिव वाला जो फॉर्मेट था ना, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने जो पढ़ा था, मेंडल ने जो बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसको ये फॉलो करता है। यहाँ पर कोई तो एक जीन होगा जो डोमिनेंट होगा, कोई तो एक जीन होगा जो रेसेसिव होगा। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस करके आपको समझेगा, जब कल का सेशन होगा पेडिग्री एनालिसिस का, उसमें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है, कौन सा ट्रेट रेसेसिव है, और वो पेडिग्री एनालिसिस से कैसे जो है वो बीमारी किस पेरेंट से किस पेरेंट, किस जनरेशन टू किस जनरेशन कैसे पास ऑन हो रही है, वो आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी डिसऑर्डर इन डिटेल। ठीक है, यस। सो यहां पर क्या हो रहा है, पैटर्न, इसका जो पैटर्न है, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस of Mendelian disorders can be traced in a family by pedigree analysis, जो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यस। तो पेडिग्री एनालिसिस, और यहां पर क्या होगा, कोई ना कोई एक जीन में बी डोमिनेंट, यहां पर आपको डोमिनेंस देखने मिलेगा, डोमिनेंट और रेसेसिव जीन्स देखने मिलेंगे। डिजीज कॉजिंग जो जीन है, जो डिजीज कॉज करने वाले हैं, वहां पर आपको डोमिनेंट एंड रेसेसिव दोनों ही तरीके के अलग अलग जीन्स मिलेंगे, डिपेंडिंग कि हम किस बीमारी की बात कर रहे हैं। डिसऑर्डर्स ऑकर्स ड्यू टू वन और मोर एबनॉर्मलिटीज इन द जीनोम ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी के जीनोम में एक या एक से ज्यादा एबनॉर्मलिटीज होती हैं तो उसे जेनेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज जेनेटिक डिजीजेस, इसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक डिजीजेस भी कहते हैं। कैन बी इनहेरिटेड ओवर जनरेशंस, अफेक्ट कैन बी माइनर या फिर लीथल, यानी थोड़ा माइनर इफेक्ट भी हो सकता है कि ज्यादा ठीक है चलो हो गया, ये हो गया, ज्यादा कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा लाइफ में, कुछ ऐसा कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है, या फिर लीथल। लीथल क्या होता है, लीथल मतलब दिस कैन कॉज डेथ, दिस कैन कॉज डेथ, ऐसा खतरनाक जो है डिजीज हो सकता है। जैसे अब ये हीमोफीलिया, अरे बहते गया बहते गया बहते गया खून, तो फिर क्या हो जाएगा, मौत आ जाएगी कि नहीं, बस वैसे डिजीजेस हो जाते हैं। सो जेनेटिक डिजीजेस कैन बी ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, चाहे वो अलग अलग फैक्टर्स, जैसे सिंगल जीन म्यूटेशन के वजह से भी जेनेटिक डिजीज हो सकती है। ठीक है, मल्टीपल जीन्स के वजह से भी, डिफेक्ट की वजह से हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के वजह से भी डिजीजेस हो सकती हैं, डैमेज्ड क्रोमोसोम्स के वजह से भी ये डिजीज हो सकती है, एंड क्रोमोसोमल एब्रेशन, यानी क्रोमोसोम में कुछ चेंजेस हो गए, म्यूटेशन हो गया, उसके वजह से भी ये डिजीज हो सकती है। यानी कि कैसे भी किसी भी तरीके से अगर आपके जेनेटिक्स में चेंजेस आ रहे हैं और वो बुरे चेंजेस हैं, तो आपकी बॉडी अगर नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही तो वो एबनॉर्मलिटी हो गई, यानी वो एक डिजीज हो गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो तरीके के हैं, एक हो गया मेंडेलियन और दूसरा हो गया क्रोमोसोमल। आज हम सिर्फ मेंडेलियन वाले डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ऑकर्स ड्यू टू सिंगल जीन म्यूटेशन, ऑल्सो नोन एज मोनोजेनिक डिसऑर्डर। क्या कहते हैं इसको, मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स, ये हाईलाइट कर लिया जाए। यस, यहां पर ये क्या है, मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स दिखाते हैं। ठीक है, फॉलो मेंडेलियन इनहेरिटेंस टाइप है ऑटोसोमल डोमिनेंट। नाउ व्हेन वी से ऑटोसोमल डोमिनेंट, पहले तो ये वर्ड के तोड़ के देखते हैं। डोमिनेंट है यानी ये जीन जो है, जो डिजीज कॉजिंग जीन है, डोमिनेंट होगा। ऑटोसोमल है यानी कि ये जो है आपके 22 पेयर्स में होगा, बराबर। जब ये कह रहा है कि ये ऑटोसोमल है, तो ऑटोसोमल मतलब कि ये 22 पेयर्स में होगा, ना कि आपके 1 पेयर जो सेक्स लिंक्ड है XY में नहीं होगा। तो इतना तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, है ना। तो ऑटोसोमल यानी कि आपका 22 पेयर में भी कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है, और वो भी डोमिनेंट है, यानी ये अगर दिख गया तो डिजीज होना तो एकदम जायज है, मतलब होगा ही होगा।
ऑटोसोमल रेसेसिव की बात करें तो ऑटोसोमल फिर से 22 पेयर में ही होगा, लेकिन अगर वो रेसेसिव है तो वो सिर्फ तभी एक्सप्रेस करेगा जब दोनों होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, बराबर। सेक्स लिंक डोमिनेंट यानी या तो ये XX या तो XY किसी ना किसी एक क्रोमोसोम के ऊपर होगा। अगर ये X पे होगा तो इसको कहेंगे एक्स लिंक्ड रेसेसिव या फिर डोमिनेंट, या फिर इसको कहेंगे Y लिंक्ड आपका रेसेसिव या फिर डोमिनेंट। समझ में आया? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लिंक्ड? लिंक्ड याद है ना, हमने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, ऑटोसोमल यानी 22 वाले क्रोमोसोम्स में किसी भी क्रोमोसोम में अगर ये बीमारी हो सकती है। सेक्स लिंक्ड मतलब क्या कि सेक्स वाले क्रोमोसोम्स एलोसोम से में XX या XY में से किसी में ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। चलो देख लो कौन कौन से हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ये हैं हमारी लिस्ट ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। कौन कौन सा है बेटा? सबसे पहला आता है आपका यहाँ पर ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट में आ जाएगा आपका हंटिंगटन्स डिजीज एंड मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ठीक है। ऑटोसोमल रेसेसिव जो कि सिर्फ तभी एक्सप्रेस करेगा जब आपका होमोजाइगस कंडीशन होगा, तो वो आ गया सिकल सेल अनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड आपका टाइसेक्स आपका डिजीज, ठीक है। फिर आते हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव भी हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है। रेसेसिव तब होगा मतलब वो तभी ये बीमारी होगी जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। वेरएस डोमिनेंट कौन सा है बेटा? रेट सिंड्रोम। आपको मोस्टली जो आपके सिलेबस में है वो आपके रेसेसिव वाले ही टाइप है, यही दोनों टाइप्स आपको यूजुअली आपको पढ़ने हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं कुछ याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो कलर ब्लाइंडनेस शुरू करने से पहले मुझे जो है आई वॉन्ट टू स्टार्ट विथ हीमोफीलिया, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट हीमोफीलिया। या कलर ब्लाइंडनेस करना है तुम लोगों को? बोलो, जैसा बोलो। चलो कलर ब्लाइंडनेस ही कर लेते हैं यार, आ गया सामने तो कर लेते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस? कि कोई कलर दिख नहीं रहा है भाई, इसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। बिल्कुल सही, कोई कुछ कुछ कलर्स जो है नहीं दिखते, ये जो होता है कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ पर आप देख सकते हो, कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, यानी कि ये एक्स क्रोमोसोम्स पे होते हैं और रेसेसिव है, यानी कि तभी एक्सप्रेस करेंगे जब होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, ठीक है। अब इसमें कौन सा कलर नहीं देख पाते? रेड या ग्रीन कोन ऑफ सेल्स जो होते हैं, देखो आपको पता होगा आपके रेटिना में, यस आपके रेटिना में यहां पर आपके पास कोन सेल्स होते हैं, है ना, कोन सेल्स होता है। और ये कोन सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू सी द कलर्स इन लाइट। लाइट में कलर दिखने के लिए कोन सेल्स। रॉड सेल्स भी थे ना कुछ तो, हैं रॉड भी थे ना, क्या थे वो रॉड? क्या करते थे बताओ जरा, कोई बता सकता है कि रॉड सेल्स का फंक्शन क्या था? एनीवन? जल्दी से कमेंट्स में जरूर डाल देना कि रॉड सेल्स का फंक्शन क्या था, ठीक है। तो कौन सेल्स का फंक्शन था? सी से कौन, सी से कलर, ठीक है, कलर देखने के लिए। लेकिन अब इनमें क्या हो जाता है, इनकी इसमें इन कलर ब्लाइंडनेस इट इज एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक्ड जो है रेसेसिव है, तो एक्स क्रोमोसोम यानी एक्स लिंक्ड मतलब एक्स क्रोमोसोम पे क्या हो जाता है कि जो जीन रिस्पॉन्सिबल है ना आपके कोन सेल्स बनाने के, उस जीन में कुछ तो डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। सो देयर इज डिफेक्ट इन ईदर रेड और ग्रीन कोन। रेड या फिर ग्रीन कोन में कुछ तो डिफेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते, लाल रंग कौन सा, हरा रंग कौन सा, कुछ डिफरेंशिएट ही नहीं समझता, उनको समझ में ही नहीं आता है लाल कौन सा है। यस, अब उसके सामने चिल्लाते रह जाओ सारे तरबूज लाल है, नहीं क्या है वो, सारा ठेला लाल है ना। यस, बहुत फेमस हुआ था बीच में। अब वो बेचारा क्या करे, बेचारा उसको तो क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है। अब उसको कितना भी तुम चिल्ला के बोलो लाल है, ये लाल है, उसको नहीं दिखेगा, ठीक है। वैसे ही अब हरा रंग डाला, अब उसको हरा दिख ही नहीं रहा है कि हरा रंग डाल रहा है या कौन सा डाल रहा है, पीला तो देख लेगा लेकिन वो हरा डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये हो जाता है तकलीफ किसमें, कलर ब्लाइंडनेस वाले लोगों में। तो बस आपने दो याद रखना है, एक वो रील याद रख लो, सारा ठेला लाल है और हम पे ये किसने हरा रंग डाला, अब उसको वो भी नहीं समझ में आ रहा, समझ, ठीक है।
समझ में आया? चलो, तो बेसिकली एक्स लिंक्ड यानी एक्स क्रोमोसोम्स में कुछ तो इशू हो जाते हैं और उनके कौन सेल्स नहीं बन पाते, जिसकी वजह से वो लाल और हरे में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। ठीक है, यस। अफेक्ट्स मेल प्रीडोमिनेंटली। अब इसका मतलब हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा कि मेल को ही ज्यादा होगा, क्यों भाई ऐसा क्यों बोला है। ठीक है, बट इससे पहले चलो आ जाओ थोड़ा सा हम लोग ये कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, रुको, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। ठीक है, आ जाओ। कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, चलिए। अब कलर ब्लाइंडनेस में क्या था, इट इज, पहले तो एक्स लिंक्ड है, वो भी एक्स लिंक्ड में भी कौन सा, एक्स क्रोमोसोम वाला एक्स लिंक्ड। ठीक है, वो भी डोमिनेंट है या रेसेसिव, रेसेसिव है। किसमें डिफेक्ट आ रहा है, यस, डिफेक्ट आ रहा है इन ईदर, या तो रेड और ग्रीन कोन सेल्स ऑफ आई, आई रेटिना के लाल या ग्रीन के इसमें प्रॉब्लम आ रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, यस, दे मतलब दे फेल टू डिस्क्रिमिनेट यानी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, लाल और हरे में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि म्यूटेशन हो गया। किसमें हो गया, यस, इन सम जीन्स इन एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम के किसी तो जीन्स में गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। समझ में आया? अच्छा, अब ये जो है ना नंबर्स जब हमने देखे ना कि मेल्स में सबसे ज्यादा हो रहे हैं, फीमेल्स में नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि फीमेल्स में हो नहीं रहे, बट मेल्स में सबसे ज्यादा क्यों हो रहे हैं, ये समझने वाली बात है, बराबर। तो इसके लिए हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इनका क्रॉस। ठीक है, तो मान लो जो फीमेल है वो नॉर्मल है और मेल भी नॉर्मल है। देखो, अब नॉर्मल नॉर्मल दोनों तो नहीं लेंगे, एक तो लेंगे जिसमें डिफेक्टिव जीन है। ठीक है, तो मान लो यहां पर हम लोग ने एक क्रॉस ले लिया जहां पर ये नॉर्मल, रुको हम दूसरे कलर से बनाते हैं, ये देखो फीमेल में एक एक्स नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल बना देते हैं और इसको लिखते हैं, कलर ब्लाइंड वाले को सी कर देते हैं। ठीक है, एक एक्स लिखते हैं और एक एक्स को सी कर देते हैं, यानी इसको कलर ब्लाइंड है। ठीक है, इसको क्रॉस करते हैं नॉर्मल मेल के साथ। ठीक है, ये नॉर्मल मेल है, तो यहां पर ये क्या कहलाएगी, ये एक्स एंड एक्सी का रिश्ता क्या कहलाता है, क्या ये कलर ब्लाइंड है, नहीं है। क्यों, हमने तो पहले ही बोला रेसेसिव है। रेसेसिव है मतलब ये क्या बन गई, ये बन गई कैरियर फीमेल, ये बन गई कैरियर फीमेल और ये बन गया नॉर्मल मेल। समझ में आया, कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल। अब इनमें जो है क्या होंगे, जी गैमेट्स बनेंगे। चलिए गैमेट्स बना देते हैं, इधर एक एक्सएन गैमेट बनेगा, एक एक्सी गैमेट बनेगा। बराबर, यहाँ पे एक एक्सएन गैमेट बनेगा और एक वाई गैमेट बनेगा। ठीक है, अब इनका क्या होगा, इनके बीच में क्रॉसिंग होगी। चलिए 1 3 1 4 2 3 2 4, वही वाली पुरानी वाली। ठीक है, यस, अब इनके बीच में क्या होगी, क्रॉसिंग। तो 1 की 3 के साथ होगी, फिर 1 की 4 के साथ होगी क्रॉसिंग, फिर 2 की 3 के साथ होगी और फिर 2 की 4 के साथ होगी। बराबर,
अब ये क्रॉसिंग करने के बाद हमको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, ये क्रॉसिंग करने के बाद यहाँ पर हमको मिल रहा है XN XN, ये क्या बन गई, नॉर्मल फीमेल। XNY क्या बन गया, नॉर्मल मेल। XNXC क्या बन गया, कैरियर फीमेल। XCY क्या हो गया, क्या हो गया, कलर ब्लाइंड हुआ, कलर ब्लाइंड मेल हुआ, बराबर। चल अब मान लेते हैं इसमें भी कलर ब्लाइंड मैन ने कैरियर वुमेन से फिर से शादी कर ली, ठीक है, यस। अब उसको लग रहा है वो नॉर्मल है लेकिन वो कैरियर निकली, ठीक है। तो अब ये जो कलर ब्लाइंड था इसका कंडीशन ले लेते हैं, XNXC इंटू XCY। कलर ब्लाइंड मेल लिया है हमने और हमने कैरियर फीमेल ली है, तो क्या गैमेट्स बनेंगे, यहाँ गैमेट्स बनेंगे XN XC XC X और Y, ठीक है। 1 3 1 4 करा देते हैं इनका भी, 2 3 2 4 करा देते हैं। आइए क्या क्या बने, चलिए बनाते हैं। XNXC यानी कैरियर फीमेल, बराबर। फिर और क्या बन रहे हैं, XNSC के बाद और क्या बन रहे हैं, यहाँ पर बन रहे हैं नहीं XNY यानी नॉर्मल मेल बन गया। यहाँ पर बन रहा है XCXC और यहाँ पर बन रहा है XCY। देख रहे हो क्या हुआ, देख रहे हो, XCXC रेसेसिव यानी क्या हो गई, कलर ब्लाइंड फीमेल बन गई, और ये भी कलर ब्लाइंड बच्चा बन गया, मेल बन गया। ये आपके कलर ब्लाइंड, ये कलर ब्लाइंड, इसने नॉर्मल जो है ये नॉर्मल मेल निकला और ये कलर ब्लाइंड फीमेल सॉरी कैरियर फीमेल निकली, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं, ये दो क्रॉसेस में आपको डिफरेंस तो बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। एक में कैरियर फीमेल ने नॉर्मल बंदे से शादी की, ठीक है। अगर कैरियर फीमेल ने नॉर्मल बंदे से शादी की तो कैरियर यहाँ पर नॉर्मल फीमेल बन रही है, नॉर्मल मेल बन रहा है, कैरियर फीमेल बन रही है और कलर ब्लाइंड मेल। यानी कि यहाँ पर तकलीफ किसको हुई, यहाँ पर सिर्फ एक कलर ब्लाइंड निकला, सिर्फ एक कलर ब्लाइंड निकला है कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक जो है वो कलर ब्लाइंड निकला है, बराबर बेटा, यस, ठीक है। ये ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है, ये एक कलर ब्लाइंड निकला। वेराज जब यहां पर एक क्या बोलते हैं कैरियर फीमेल ने जब एक पलता है कि वो बंदा कलर ब्लाइंड है, तो अगर तुम नॉर्मल नहीं हो, अगर तुम कैरियर हो, तो तुम्हारी बेटी भी कलर ब्लाइंड होगी और चांसेस है तुम्हारा बेटा भी कलर ब्लाइंड होगा, लेकिन 50-50, 50% बेटी कलर ब्लाइंड हो सकती है, या तो 50% कैरियर होगी, या तो 50% बेटा जो है कलर ब्लाइंड होगा, या तो 50% बेटा नॉर्मल होगा। लेकिन आप नोटिस करो ना एक चीज, आप एक चीज नोटिस करो, जब दोनों में से किसी को बीमारी नहीं है तो चांसेस हैं अगर कलर ब्लाइंड वाली जीन्स प्रेजेंट हैं उन पेरेंट्स के अंदर तो वो फीमेल में ही होगी, क्योंकि अगर मेल में हो गई तो वो तो कलर ब्लाइंड होके ही रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको दोनों में से कपल में दोनों में से कोई कलर ब्लाइंड नहीं है तो, और अगर फीमेल के पास वो कलर ब्लाइंड वाला जीन है तो चांसेस हैं कि बच्चा मेल जो होगा 50% मेल कलर ब्लाइंड होंगे, लड़कियों में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर इन लोग ने आगे जाके भी नॉर्मल मेल से अगर शादी की, नॉर्मल मेल से बच्चे किए, तो भी फीमेल कैरियर ही होगी और 50% लड़के को कलर ब्लाइंड होने के चांसेस हैं। बट यदि कलर ब्लाइंड मेल से शादी होती है एक नॉर्मल फीमेल की या फिर आपके कैरियर फीमेल की, तो फिर क्या होगा, कैरियर फीमेल की अगर कलर ब्लाइंड से शादी होती है तब 50% मेल तो हो ही रहे थे वैसे भी, अब 50% जो है फीमेल भी जो है वो भी कलर ब्लाइंड हो सकती है। यानी कि नॉर्मल मेल होगा तो
और कैरियर फीमेल होगी तो हर बार मेल ही क्या होगा, बेसिकली ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर वाला जो है, ग्रैंडसन ग्रैंडफादर वाला रिलेशन हो जाएगा कि उनको जो है कलर ब्लाइंड होने वाले चांसेस होंगे। बट यहां पर जो है हमेशा जो है अगर मेल कलर ब्लाइंड हुआ तो चांसेस है कि फीमेल भी कलर ब्लाइंड हो सकती है। इज दिस क्लियर एवरीबडी? ये क्रॉस समझ में आया तुम लोग को? थोड़ा आई नो थोड़ा ऐसा वो हो गया, बट ये एक बार आराम से फुर्सत में वापस से खुद से वापस से रीड करोगे तो अपने आप समझ जाओगे। अच्छा, इससे अगर हम नंबर्स निकालते हैं तो इससे हमारे क्या नंबर्स निकलते हैं बेटा? इसके थ्रू, इसके बेसिस पे जब हम नंबर्स निकालते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं यस कि 8% मेल्स में ये होता है। यस 8% मेल्स में ये जो है होता है एंड ओनली अबाउट 0.4% फीमेल्स में ये होता है। क्योंकि मेजरली फीमेल कैसी होती है? कैरियर होती है। क्यों हुआ ये? दिस इज बिकॉज ओके रुको, ऑकर्स इन लिख देते हो वरना बाद में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आर अफेक्टेड, ठीक है। दिस इज बिकॉज, क्यों बिकॉज? दिस इज बिकॉज द जीन्स आर एक्स लिंक्ड। क्या है जीन? एक्स लिंक्ड है, इसीलिए मेजॉरिटी फीमेल्स कैरियर हो जाती हैं। समझ में आया? मेजॉरिटी फीमेल क्या हो जाती है? कैरियर हो जाती है। तो द सन ऑफ, नाउ इसमें आते हैं क्वेश्चन, ध्यान दो। सन ऑफ अ हेटेरोजाइगस वुमेन जिसके पास XN हो सकता है, XN XC, ठीक है, हैज 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। बट क्या वो होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि रेसेसिव है, ठीक है। सन ऑफ, तो सन कैसा होगा? अगर हेटेरोजाइगस फीमेल है और नॉर्मल मेल है तो 50% चांसेस, ये क्रॉस याद रखो, ये देखो ये वाला, ये इसकी बात कर रही हूं मैं, कि अगर हेटेरोजाइगस फीमेल है और नॉर्मल मेल है तो 50% लड़के खतरे में हैं। लेकिन सन ऑफ डॉटर देख लेते हैं, डॉटर सन नहीं, सॉरी सन का तो हो गया ना कंडीशन, हाँ, डॉटर will be colorblind only when her mother is at least a carrier and जो मेल है and her father इज कलर ब्लाइंड। यानी जब श्योर शॉट आपको पता है कि जो मेल है वो कलर ब्लाइंड है, इसके पास XCY है, और फीमेल जो है वो कैरियर है, तो ही 50% डॉटर्स के चांसेस हैं कि वो जो है कलर ब्लाइंड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चाहिए तो डॉटर में मैं 50% डॉटर्स डाल देती हूँ, ठीक है, डॉटर वो भी 50%, ठीक है, 50%। क्लियर? समझ में आया? ये दो क्रॉस बस आपने याद रखना है। तो फीमेल कब अफेक्ट होगी? जब दोनों में से मेल कलर ब्लाइंड होगा और ये कैरियर होगी। इसमें क्या होगा? जब कैरियर होगी और मेल नॉर्मल होगा तो हमेशा लड़के ही सबसे ज्यादा जो है अफेक्ट होंगे। इज दिस क्लियर? दिस इज अबाउट योर कलर ब्लाइंडनेस। समझ में आया? ठीक है, क्लियर? चलो ये देखो यहाँ पर, ये पता है यहाँ पर, ये देखो, ये एक बीमारी है
इस बीमारी को नाम ही दे दिया है कि ये रॉयल डिजीज है। क्या है ये? रॉयल डिजीज। आखिर रॉयल डिजीज क्यों बोला? वेल, ये जो बीमारी है ये रॉयल फैमिली में सबको ही हो गई थी, इसलिए बीमारी का नाम ही हमने रॉयल डिजीज रख दिया। ठीक है, ये डिजीज और कुछ नहीं बल्कि है हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया है सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर डिजीज है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक प्रोटीन है। अब देखो, हीमोफीलिया, हीमो इज फॉर ब्लड, फीलिया मतलब फैल जाता है, एकदम गिरता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होना। यहाँ पर हमारी बॉडी में क्या होता है, जब हमें चोट लगती है, जब हमें चोट लगती है तो वो चोट में थोड़ा खून बहता है और बचा हुआ खून क्लॉट हो जाता है ना। तो थोड़े देर तक खून बहता है, फिर धीरे धीरे ब्लड हम देखते हैं क्लॉट हो जाता है, और वो ब्लड क्लॉट से हमें पता चल जाता है कि अब फर्दर वो जो मैश लाइक क्लॉट बन गया है, अब वो और ब्लड लॉस होने नहीं देगा, रिपेयरिंग वाला काम चालू कर देगा। पहले वो, अब आपके घर में कोई पाइप टूट जाता है मान लो, ठीक है, आप जिस पाइप से काम, मतलब आपने नल चालू किया, पाइप टूट गया, पानी आ रहा है, आप क्या करोगे? पहले बोलोगे कि यार नहीं, तुम पहले पाइप बनाओ नया, पहले पाइप नया बनाओगे, या सबसे पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है आपका? यस, इमरजेंसी। सबसे पहला इंस्टिंक्ट क्या होगा? जाकर पानी, पानी नहीं गिरना चाहिए, पानी को रोकते हो, है ना, पानी नहीं गिर रहा है, फिर बोलते हो अच्छा चलो पाइप बनाने वाला काम करो, कुछ तो करो, कुछ पहले तो पानी को रोको, है ना। वही चीज हमारी बॉडी करती है, पानी नहीं लॉस होना चाहिए, हमारा ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए, तो हमें जब कट लग जाता है, कोई चोट लग जाता है, पहले वो कोशिश करता है कि सबसे पहले खून को रोको। लेकिन यही चीज हमारे बॉडी में क्या हो जाती है कि ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो प्रोटीन्स आपको चाहिए होते हैं, ब्लड क्लॉट करने के लिए आपको कुछ प्रोटीन्स की जरूरत होती है जो आपके ब्लड को क्लॉट करता है। अब वही प्रोटीन्स में घाई गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, वही प्रोटीन्स में अगर कुछ मिस्टेक हो गया, जो जीन उस प्रोटीन को बना रहा था वो जीन डिफेक्टिव निकल गया, तो वो प्रोटीन ही नहीं बनेगा। क्लॉटिंग फैक्टर्स कहा जाता है उन्हें, और अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बने तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। ब्लड क्लॉट नहीं करेगा तो ऐसे लोगों में थोड़ा सा भी चोट लगा तो ब्लड बहने दे, मुझे बहने दे वाला सिस्टम हो जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं। ठीक है, यस, वो रुकेगा ही नहीं। तो सिंपल कट कैन लीड टू नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, जिसके वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस होके इंसान की डेथ तक हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा ये खतरनाक जो है डिजीज है। इट इज एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट। क्या है? एक्स लिंक्ड है ये भी, और रेसेसिव है, तो एक्स लिंक्ड भी है और रेसेसिव भी है। ठीक है, अफेक्ट्स मेल्स ओनली, अब यहां पर भी हो गया, affects males only। ठीक है, affects a person's ability to clot the blood, क्योंकि यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं हो पाता। तो जनरली नॉर्मल क्लॉटिंग में क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही कुछ चोट लगी, कोई वेसल टूटा, तो पहले तो मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, क्लॉट बन जाता है ताकि खून ना जाए। लेकिन इनके केस में ये क्लॉट ही नहीं बन पाता, तो खून बहता जाता है, बहता जाता है, बहता जाता है, इतना ब्लड लॉस होगा कि इंसान मर जाएगा। समझ में आया? क्लियर एवरीबडी? यस, तो दैट इज अबाउट योर हीमोफीलिया। अरे ऐसे क्यों आ रहा है? ठीक है, चलिए, तो हीमोफीलिया की बात करते हैं नेक्स्ट। हीमोफीलिया, व्हाट इज हीमोफीलिया? इसको दूसरा नाम क्या है इसका? रॉयल डिजीज। ठीक है, इसका दूसरा नाम है रॉयल डिजीज। क्यों? क्योंकि एक रॉयल फैमिली को ये बीमारी पकड़ ली थी और सबको ये हो रहा है। ठीक है, रॉयल डिजीज। चलो, कैसा है ये? सेक्स लिंक्ड है। कौन सा? एक्स लिंक्ड। ठीक है, एक्स लिंक्ड, वो भी कौन सा? रेसेसिव डिजीजेस। ठीक है, यस, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। इसमें होता क्या है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड। जो प्रोटीन आपकी ब्लड क्लॉट करती है वही अफेक्ट हो जाती है, उसी में कोई डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, जिसके वजह से
इवन अ सिंपल कट कैन रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहेगी, क्योंकि ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा। ब्लड क्लॉट के लिए जो क्लॉटिंग फैक्टर है वही खराब है, ठीक है। और ये डिजीज कंट्रोल होते हैं 2 अलील से, ठीक है। डिजीजेस और कंट्रोल, जैसे वही आपके हमने जो कलर ब्लाइंड के लिए लिखा था XN XC, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी 2 जीन्स आ जाते हैं, एक नॉर्मल वाले और एक जिसमें हीमोफीलिया वाला रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मान लो सेम क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, कि अगर XN ले लेते हैं और XH ले लेते हैं, ठीक है। XN ऐसे N वाला सिंपल मेथड लगता है ना मेरे को, इसलिए मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अगर मान लो दोनों ही N है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल फीमेल, ठीक है। अगर XN और XH है तो ये क्या हो गया, कैरियर, ये हो गई कैरियर फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, XH हो गई, तो ये क्या हो गया, ये तो हीमोफिलिक फीमेल हो गई, हीमोफिलिक फीमेल हो गई, ठीक है। अब मेल्स की बात करते हैं, तो मेल्स के केस में भी वही हो जाएगा कि अगर XN और Y रहा तो ये तो हो गया नॉर्मल मेल, ठीक है। XN Y रहा तो नॉर्मल मेल। लेकिन अगर इसमें से एक भी जीन में XH और Y हुआ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हीमोफिलिक मेल। इसीलिए बोला गया कि यहाँ पर अगर फीमेल जो है हीमोफिलिक हो गई, ठीक है, तो वो तो वैसे भी मर जाएगी, ठीक है। अगर फीमेल मान लो कैरियर है, फीमेल कैरियर है, तो मेल जो है उसमें ही हीमोफीलिया होने के चांसेस हैं अगर वो नॉर्मल मेल से शादी करे। अब आप बोलोगे मैम ये कंडीशन तो सेम है जो हमने अभी कलर ब्लाइंड के लिए पढ़ा था, वही कंडीशन है, बिल्कुल, इसलिए मैं वापस से क्रॉस नहीं बना रही। तो आप बोलोगे लेकिन उसमें भी तो हमने देखा था ना कि फीमेल को चांसेस है कलर ब्लाइंड होने के अगर उसने जो है हीमोफिलिक मेल से शादी कर ली, तो कलर ब्लाइंड मेल से शादी कर ली तो कैरियर ने। लेकिन बेटा यहाँ पर शादी होगी कैसे जब वो बंदा बचेगा ही नहीं। तो हीमोफीलिया अगर हो गया तो ऑब्वियस ही बात है हीमोफीलिया फीमेल्स में बहुत रेयर है, पहली बात तो क्योंकि कैरियर है, ठीक है। फादर हीमोफिलिक होगा तो वो पहली बात तो बचेगा ही नहीं, बच्चा पैदा करने के दूर की बात है, वो बचेगा ही नहीं, ठीक है। इट इज अनवायबल इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, वो मर जाएगा, तो मर जाएगा। इसीलिए हीमोफीलिया आपको हमेशा मेल्स के ही केस में देखने मिलता है, फीमेल्स को नहीं होती। समझ में आया, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन कि इट हैपेंस ओनली इन मेल्स, ठीक है, ओके, ऑकर्स ओनली इन मेल्स, ठीक है। वो भी कब, यानी रिस्क में कौन है, मेल मेल रिस्क में है, बच्चा रिस्क में है, बेटा रिस्क में है, और वो किसके वजह से, क्या वो मेल के वजह से होगा, नहीं, वो होगा कैरियर फीमेल के वजह से। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट योर क्रोमोसोम्स चेक्ड प्रॉपरली, ठीक है। यस, समझ में आया। चलो ये तो हो गया हीमोफीलिया। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सिकल सेल अनीमिया। अब सिकल सेल अनीमिया क्या है, ये अब कोई एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम नहीं है, अब ये जो है ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है, ठीक है। तो सेक्स यहाँ पर सिकल सेल जो अनीमिया है दैट इज ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। ऑटोसोमल यानी कि ये अब वो 22 पेयर्स में होगा, ठीक है, नॉट योर एक्स एंड वाई। और ये रेसेसिव, जब एक्स और वाई हट जाता है ना तब 50-50% चांसेस होते हैं कि ये मेल को भी हो सकता है और ये फीमेल को भी हो सकता है। जब तक ये एक्स वाई एक्स एक्स वाला सिस्टम था ना, वहां पर आपका जो है हो सकता है कि अगर एक्स लिंक्ड है तो मेल को ज्यादा चांसेस है क्योंकि फीमेल तो बच जाती है अगर रेसेसिव हुई तो, समझ में। यस, तो वो हो जाता है। अब ये ऑटोसोमल होने की वजह से क्या है, अब ऑटोसोमल तो यार मेल फीमेल किसी के पास भी जा सकता है, तो यहाँ पर अब इक्वल जो है चांसेस हो जाते हैं किसी को भी बीमारी पकड़ सकती है, ठीक है। Yes, it can be transmitted from parents to the offspring when both the parents are carrier for the genes. अब यहाँ पर एक ही सिस्टम है कि ये है नॉर्मल अलील, ठीक है, ये नॉर्मल अलील है।
ये है डिफेक्टिव अलील, HBS को लिखा है डिफेक्टिव अलील, ठीक है। अब पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या हैं, या तो दोनों डोमिनेंट होंगे तो बढ़िया है, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव होगा, कैरियर हो गई, ये क्या हो गया, ये कैरियर हो गया। दोनों में HBS है, डिफेक्टिव जीन है, रेसेसिव है, तो दोनों रेसेसिव जब होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तब ये सिकल सेल अनीमिया कॉज करेगा। समझ में आया? यस। सो होमोजाइगस कंडीशन ऑफ HBS कॉजेज द डिजीज। रीजन है सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन, ये हमने म्यूटेशन वाले टॉपिक में भी पढ़ा था, एक सिंगल बेस म्यूटेशन से भी ये चीज हो जाती है। समझ में आया? यस, एक सिंगल बेस पेयर चेंज होने के वजह से। अब ये कैसे होता है, ये देखो, तो नॉर्मल जो सीक्वेंस है आपका, ये नॉर्मल वाला डीएनए लाने के लिए, ठीक है, ये नॉर्मल डीएनए के लिए आपको सीक्वेंस चाहिए। यहां पर देखिए CTC और उसके नीचे कॉम्प्लीमेंट्री आ गया GAG। ये नॉर्मल सीक्वेंस होने के वजह से आपका अमीनो एसिड सीक्वेंस ग्लूटामिक एसिड बनता है, यानी ग्लूटामेट बनता है। वो ग्लूटामेट के वजह से आपका नॉर्मल RBC बनता है, ठीक है, ओके। बट ये TA वाला जो है, ये अगर चेंज होके T के जगह A आ गया तो ये CTC के जगह CAC हो गया। तो CTC के जगह अगर CAC हो गया बेटा तो नीचे G हो जाएगा। इसके वजह से अब ये GAG के जगह, गैग के जगह पर GTG हो गया। अब ये जो है वैलीन बन जाएगा, ना कि ग्लूटामिक एसिड। और वैलीन बनने के वजह से अब ये जो है गड़बड़ हो गई, अब अमीनो एसिड चेंज हो गया। अमीनो एसिड चेंज होने के वजह से अब हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल बनेगा, तो पेप्टाइड बॉन्ड्स जो बन रहे हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब गलत पेप्टाइड, यहां पर ग्लूटामिक एसिड के जगह वैलीन होने के वजह से पेप्टाइड चेंज हो गया, जिसके वजह से सिकल सेल अनीमिया का शेप ऐसा हो गया। समझ में आया? मतलब आपका RBC का शेप ऐसा हो गया, सिकल शेप, तो इसीलिए इसको कहते हैं सिकल सेल। अब ये सिकल सेल में आपका RBC ऑब्वियसली बात है घटेगा, खराब भी होगा, डैमेज भी होगा, प्लस इतना ज्यादा ब्लड जो है ऑक्सीजन पास ऑन नहीं कर पाएगा, इसीलिए अनीमिया बोला है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अनीमिक हो जाएगा वो पेशेंट। समझ में? सो डिफेक्ट किस में है? The defect is caused by substitution. Substitution of what? Substitution of glutamic acid to by valine. यानी ग्लूटामिक एसिड को वैलीन सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है अमीनो एसिड के चेन में, 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन चेन में, ठीक है। ये जो हीमोग्लोबिन का जो चेन बनता है उसका जो 6th पोजीशन है उसमें ये चेंजेस आ जाते हैं। दिस इज ड्यू टू सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन। ए के जगह पर बस T के जगह पर A और यहां पर A के जगह पर T होने के वजह से। समझ में आया? यस। तो बीटा ग्लोबिन जीन जो गैग था वो GUG बन जाएगा और उसके वजह से जो है गड़बड़ हो जाएगी। सो द म्यूटेंट HB, हीमोग्लोबिन का जो म्यूटेंट है मॉलिक्यूल, अंडरगोस पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, जिसके वजह से उसका शेप चेंज हो गया और वो बाइकॉन्केव डिस्क से टू एलोंगेटेड सिकल सेल अनीमिया वाला जो है शेप ले लिया उसने। समझ में आया? क्लियर एवरीवन? सो डिफेक्ट occurs ड्यू टू सिंगल बेस, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन एट द 6th कोडॉन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन जीन from GAG to GTG, which causes the substitution of glutamic acid by valine. ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? substitution of glutamic acid by valine of the hemoglobin molecule. Due to the mutation, hemoglobin molecule undergo polymerization. Hemoglobin molecule undergo polymerization under low oxygen tension, resulting in sickle shape of the RBC. और इससे जो है सिकल सेल अनीमिया होता है। समझ में आया? क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट योर फिनाइल कीटोनूरिया। यस, फिनाइल कीटोनूरिया क्या है? ये इनबॉर्न एरर है, यानी बचपन में मतलब पैदा होते समय ये बीमारी हो सकती है। इनबॉर्न एरर ऑफ योर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में कुछ तो इशू हो गया तब ये होता है, ठीक है। कैसा है? एक्स-लिंक्ड है क्या? नहीं, ये ऑटोसोमल है, रेसेसिव डिजीज है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। द affected individual lacks the enzyme phenylalanine hydroxylase. phenylalanine hydroxylase ये जो एंजाइम है ना वही नहीं बनता है। अब ऐसा क्यों हुआ रहेगा?
हुआ ये होगा कि जो जीन ये एंजाइम बनाता है, देखो हमने पढ़ा कि हमारे जो जीन्स होते हैं उसमें कोडॉन्स होते हैं, बराबर। अब ये जो कोडॉन्स होते हैं, ये कोडॉन्स को रीड करता है एंड ट्रांसलेट करता है। कौन करता है रीड एंड ट्रांसलेट? आपका राइबोसोम्स, बराबर कि नहीं? राइबोसोम विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए, ये जो है टीआरएनए के हेल्प से ये जो है आपके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा ये आपका फाइनल प्रोटीन बनाएगा। अब यही जो प्रोटीन होगा यही बाद में मॉड्यूलेट होके क्या बनाएगा? एंजाइम बनाएगा, बराबर। यही मॉड्यूलेट होके क्या बनेगा बेटा जी? आपका एंजाइम बनेगा, है कि नहीं? समझ में आया? यही मॉड्यूलेट होके एंजाइम बनेगा। अब ये एंजाइम, मान लो आपको जो एंजाइम बनाना था, यस, फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाना था, अब वो एंजाइम नहीं बन रहा है, यानी उस जीन में डिफेक्ट है जो ये एंजाइम बनाने वाला था, ठीक है। अब दिस एंजाइम का काम क्या है? अब इसका काम क्या है? क्यों चाहिए हमें फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सिलेज? ये आपका जो अमीनो एसिड है फिनाइल एलेनीन, ठीक है। अब देखो हमेशा ध्यान देना, किसी भी एंजाइम का जो नाम होता है, बहुत सिंपल तरीका है इसको याद रखने का, ठीक है। आपका जो, जैसे हम बात करते हैं लेट्स से सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। अब इसका मतलब क्या है? डिहाइड्रोजिनेस से पता चल रहा है, ए से पता चल रहा है कि यहां पर एम एंजाइम की बात कर रहे हैं। डिहाइड्रोजिनेस मतलब उसका काम क्या है कि वो डिहाइड्रोजिनेशन कर रहा है, यानी हाइड्रोजन को निकाल रहा है। और किससे निकाल रहा है? सक्सिनेट, यानी ये किस पे काम कर रहा है? सक्सिनेट, सक्सिनिक एसिड पे, यानी दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। समझ में आया? अब वही चीज हर एंजाइम के साथ होता है नॉमेनक्लेचर में, कि जब जब अब यहाँ पे फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सिलेज है, तो यानी कि ये हाइड्रोक्सिलेशन करता है किसके ऊपर? फिनाइल एलेनीन के ऊपर। व्हाट इज फिनाइल एलेनीन? फिनाइल एलेनीन एक अमीनो एसिड है, तो फिनाइल एलेनीन अमीनो एसिड को ये जो है टायरोसिन में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है, ये टायरोसिन में कन्वर्ट कर रहा था। लेकिन अब जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसमें फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सिलेज बन ही नहीं रहा। एज अ रिजल्ट फिनाइल एलेनीन अक्यूमुलेट होते जा रहा है बॉडी के अंदर, क्योंकि वो टायरोसिन में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। अब जब एक्यूमुलेट होते जा रहा है तो एक्यूमुलेशन की वजह से दे कन्वर्ट इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड, ठीक है। फिनाइल एलेनीन फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है और उसके और भी डेरिवेटिव्स बन रहे होंगे बॉडी में। पॉइंट इज कि वो जमा होते जा रहा है और अलग अलग डेरिवेटिव्स बना रहा है। अब इतना ज्यादा जो है देरी से अब एक्यूमुलेशन होते जा रहा है, तो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो ब्रेन तक चला जाता है, जिसके वजह से मेंटल रिटार्डेशन होती है। यस, आईक्यू कम हो जाता है। दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। कैसे पता चलता है कि ये आपके बॉडी में बन गया? जब देखो कोई भी बॉडी में टेस्ट होता है तो डॉक्टर क्या बोलता है? यूरिन टेस्ट कर लो। यूरिन टेस्ट से इतनी सारी चीजें पता चलती हैं कि आपके बॉडी में जो भी चीज जरूरत से ज्यादा होगी ना, वो बॉडी कोशिश करेगा यूरिन से निकालने का। तो फिनाइल एलेनीन इतना ज्यादा हो गया था कि अब ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये आपको यूरिन में मिलने लगे। अब यूरिन में मिलने की वजह से, क्योंकि किडनी तो उसको एब्जॉर्ब करेगा नहीं, तो वो यूरिन से बाहर निकलेगा, तो आपको बाहर निकलेगा तो आपको पता चल गया कि अगर यूरिन में मिल गया मतलब आपके शरीर में बहुत ज्यादा है। समझ में आया? क्लियर, इजी, सिंपल लैंग्वेज में। यस, सो यहां पर क्या होता है फिनाइल एलेनीन में, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो ये है ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज, ठीक है, कंडीशन। अफेक्टेड इंडिविजुअल क्या करता है? अफेक्टेड इंडिविजुअल में लैक्स, अफेक्टेड इंडिविजुअल में इट लैक्स द एंजाइम फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। कॉज क्या है? फिनाइल पायरुविक एसिड स्टार्ट्स टू एक्यूमुलेट इन ब्लड एंड इन अदर आपका ऑर्गन। सिम्टम है मेंटल रिटार्डेशन। अब ये क्यों होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है, आ जाइए। तो बेसिकली क्या हो रहा है? फिनाइल, अरे लिख क्यों नहीं रहा है भाई? फिनाइल कीटो नूरिया,
फिनाइल कीटोनूरिया, यहाँ पर क्या हो रहा है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये कैसा होता है, ऑटोजोमल होता है, ऑटोजोमल, ये भी रेसेसिव होता है डिजीज। ठीक है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज होता है। ये किसके वजह से होता है, यस ये किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ अ जीन दैट codes for enzyme phenylalanine, क्या था, फिनाइलएलानिन, आपका कौन सा एंजाइम था, हाइड्रोक्सिलेज, हाँ हो जाता है यार कभी कभी, हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, यस, फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, यस। अब ये एंजाइम का काम क्या है, दिस एंजाइम converts an amino acid phenylalanine into tyrosine। ठीक है, फिनाइलएलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, बट बिकॉज ये लैक करता है, यस, अफेक्टेड इंडिविजुअल lacks this enzyme, जिसकी वजह से क्या होता है, there is accumulation of phenylalanine in blood, can accumulate in brain, causing mental retardation। और इसको फिनाइल कीटोनूरिया क्यों बोला है, एक्सेस ऑफ फिनाइलएलानिन इन यूरिन, इसके वजह से फिनाइल कीटोनूरिया बोला गया है। समझ में आया, क्लियर एवरीवन, तो ये हो गया फिनाइल कीटोनूरिया। नेक्स्ट आते हैं थैलेसीमिया पे। नाउ व्हाट इज थैलेसीमिया, ठीक है, थैलेसीमिया, आई गेस थैलेसीमिया इज द लास्ट वन, हाँ थैलेसीमिया इज द लास्ट वन। ठीक है, थैलेसीमिया बेटा जी ये भी ऑटोसोमल ही है और लिंक्ड रेसेसिव है। ठीक है, ऑटोसोमल लिंक्ड है, रेसेसिव है, ब्लड डिसऑर्डर है। ठीक है, थैलेसीमिया क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव ब्लड डिसऑर्डर है। दो तरीके का होता है ये, ठीक है, 2 टाइप्स का होता है, एक है अल्फा थैलेसीमिया, एक है बीटा थैलेसीमिया। यानी अल्फा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबुलिन चेन जो है वो अफेक्ट हो गया अगर, ठीक है, और बीटा थैलेसीमिया इज जब बीटा चेन जो है अफेक्ट हो गया तो बीटा डेफिशिएंसी इन द नंबर ऑफ ईदर अल्फा चेन और बीटा चेन। देखो आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, आपका हीमोग्लोबिन जो है बनता है किससे, अल्फा बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट फॉर्म्स एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जिसकी वजह से अनीमिया हो जाता है। ठीक है, यस, तो इसीलिए उसको थैलेसीमिया कहते हैं। ओके, तो कौन सा चेन अफेक्ट हुआ, अल्फा चेन या बीटा चेन, तो हमको पता है हमारा जो नॉर्मल आरबीसी होता है, ठीक है, तो ये नॉर्मल आरबीसी में जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन जो है अल्फा बीटा चेन से बना होता है। अब अल्फा बीटा चेन में किसी में कोई तकलीफ हो गई, अल्फा चेन में हो गई तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन में हो गई तो बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, डेफिशिएंसी इन द नंबर ऑफ ईदर अल्फा चेन और बीटा चेन, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा चेन इज गवर्न्ड बाय 2 जीन्स, अल्फा HbA1 HbA2 ऑन द 16th क्रोमोसोम, तभी तो ये ऑटोसोमल है क्योंकि 16 क्रोमोसोम है ना, यस। तो प्रोडक्शन ऑफ बीटा चेन इज अ सिंगल जीन HbB ऑन 11th क्रोमोसोम, यानी कि क्या कि आपका जो अल्फा चेन है वो दो जो है गवर्न करता है 2 जीन्स,
HbA1 और आपका HbA2, वेयर एज जो आपकी बीटा चेन है वो सिंगल जीन गवर्न करती है HbB। ठीक है, समझ में आया? आ जाओ। अरे पेस्ट क्यों नहीं आ रहा? तो नेक्स्ट इज थैलासीमिया। थैलासीमिया में क्या हो रहा है? ऑटोसोम है, ऑटोसोम में तकलीफ हो रही है, ऑटोजोमल है। डोमिनेंट है या रेसेसिव? थैंक गॉड रेसेसिव है। ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव है। ठीक है, किस में हो रहा है? ब्लड में, तो ये ब्लड डिजीज है। ठीक है, ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज। ठीक है, कैसे हो रहा है? इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम unaffected carrier parents to offsprings। यानी दो अफेक्टेड पेरेंट्स होंगे तो ऑफस्प्रिंग को थैलेसीमिया होने के चांसेस हैं। दो कैरियर फीमेल्स होंगे, दो कैरियर मेल और मतलब मम्मी पापा दोनों कैरियर्स हैं, तो फिर बच्चे को तो हो ही जाएगा, क्योंकि दोनों के रेसेसिव जीन्स तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा ही। यानी कि समझो क्या है, देखो फटाक से क्रॉस दिखा रही हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग इट इन द नोट्स, यू कैन प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन। XN XC है और यहाँ पे भी XCY है। ठीक है, यस। अच्छा, एक्स क्यों लिख रही हूं मैं? कैरियर है मान लो। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं ए ले लेते हैं। ठीक है, एक्स क्यों लिखा मैंने? एक्स लिंक तो है ही नहीं, ऑटोसोमल है। मान लो ये ए नॉर्मल, ए डिसऑर्डर वाला। ठीक है, और यहाँ पर भी ए नॉर्मल और ए डिसऑर्डर, दोनों मम्मी पापा ऐसे हैं। ठीक है, अब इनकी क्रॉसिंग होगी, यहाँ पर AN आ गया नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पर AC आ गया, AN AC आ गया यानी कैरियर। ठीक है, यहाँ पर AN AC आ गया यानी ये भी कैरियर, और यहाँ पर आ गया AC जिधर AC आया उधर क्या हुआ? दोनों ही रेसेसिव अफेक्टेड आए, यानी कि दोनों को ही क्या हो गया? थैलेसीमिया। समझ में आया? यानी कि इनको थैलेसीमिया हो गया, यानी कि दोनों पेरेंट्स अगर कैरियर हुए तो एक बच्चे का चांस है कि वो जो है थैलेसीमिया हो जाएगा, उससे ये अफेक्टेड होगा। समझ में आया? यस। सो इट रिजल्ट्स इन, it is due to म्यूटेशन और डिलीशन के वजह से ये होता है। ठीक है, कि म्यूटेशन हो गया या फिर किसी जीन में डिलीशन हो गया। ठीक है, यस। इट रिजल्ट्स इन reduced synthesis of alpha and beta chains, alpha and beta globin chains of hemoglobin। हीमोग्लोबिन का अल्फा बीटा चेन में तकलीफ हो जाती है तो होगा। ठीक है, जिसके वजह से इट फॉर्म्स एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बना तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? कॉजेस अनेमिया। ठीक है, हीमोग्लोबिन बराबर नहीं बना तो अनेमिया हो जाएगा, नाम इसलिए थैलासीमिया। ठीक है, अब बेस्ड ऑन कौन सा चेन अफेक्ट हो रहा है? यस, बेस्ड ऑन द चेन अफेक्टेड इज थैलासीमिया। दो तरीके का है। ठीक है, थैलासीमिया इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, दो तरीके का है। कौन सा? एक है अल्फा थैलासीमिया,
ठीक है, दूसरा है बीटा थैलेसीमिया। अब इसमें क्या होगा, अल्फा में अल्फा चेन हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा चेन अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा चेन इज अफेक्टेड, और यहां पर प्रोडक्शन ऑफ बीटा चेन इज अफेक्टेड। ठीक है, एक जगह अल्फा चेन अफेक्ट हो रहा है, एक जगह बीटा चेन अफेक्ट हो रहा है। अल्फा चेन को जीन जो रिस्पॉन्सिबल है, यस, जीन्स कौन से रिस्पॉन्सिबल है, दो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, HBA1, ऐसे लिखते हैं, HBA1 एंड HBA2, ये दो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, यस, कहां पे है, ऑन 16th क्रोमोसोम, ऑन 16th क्रोमोसोम। वेराज जो बी चेन है, बीटा वाला चेन है, इसके लिए तो एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल है, HBB, ठीक है, एक ही है HBB, कहां पर है, ऑन 11th क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम में अगर कोई बीमारी हो गई, म्यूटेशन हो गया कोई भी जीन में, तो फिर जो है रेसेसिव कंडीशन में अगर वो आ गए तो फिर इनको क्या हो जाएगा, थैलेसीमिया हो जाएगा। सो थैलेसीमिया एक तरीके से देखा जाए तो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, नॉट यहाँ पर क्वांटिटेटिव मतलब क्या कि वेरी लेस ग्लोबिन चेन्स अगर बन रहे हैं, ग्लोबिन चेन बराबर नहीं बने तो इसलिए, लेकिन अगर रेसेसिव कंडीशन में आ गए तो बहुत सारे ग्लोबिन चेन बराबर नहीं बनेंगे, सिंथेसाइजिंग वेरी लेस ग्लोबिन चेन्स, वेरी लेस ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो अनीमिया हो जाएगा। समझ में आया? सो सिकल सेल अनीमिया क्या है, इट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, जो हमने पढ़ा सिकल सेल अनीमिया कि भाई क्वालिटी ही खराब हो रही है, इनकरेक्ट चीजें बन रही है, बट थैलेसीमिया कैसा है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। इज दिस क्लियर एवरीबडी? सो इससे हमें ये समझ में आया, यस, अ PYQ स्टेटमेंट फॉर यू ऑल, दैट थैलेसीमिया is quantitative। थैलेसीमिया कैसा प्रॉब्लम है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। वेरास आपका जो सिकल सेल अनीमिया है, यस, वेरास आपका जो सिकल सेल अनीमिया है वो कैसा है, इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। समझ में आया? क्वांटिटेटिव क्यों, क्योंकि सिंथेसाइजेस लेस ग्लोबिन मॉलिक्यूल, कम बना रहा है, क्वांटिटी कम बना रहा है, इसकी वजह से तकलीफ हो गई। यहां पर क्या है, यहां पर तो भाई क्वालिटी ही खराब बना रहा है, तुम्हारा RBC ही खराब है। समझ में आया? तो ये क्वालिटेटिव। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं आपके असर्शन रीजन के लिए। इज दिस क्लियर नाउ एवरीबडी? अब जो बचते हैं हमारे, ये तो हो गए आज हमारे, हमने कर लिए हमारे जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स थे वो कर लिए। अब जो नेक्स्ट बचते हैं वो है हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, लेकिन उससे पहले हम लोग पेडिग्री एनालिसिस भी कर लेंगे, ठीक है? यस, सो थैलेसीमिया हो गया, तो दिस इज योर समरी दैट वी हैव कंप्लीटेड। क्लियर एवरीवन? आई होप सारी चीजें अंडरस्टैंड हो गई होंगी, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। नेक्स्ट जो सेशन होगा पेडिग्री एनालिसिस, वो एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट होगा, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू अटेंड दैट सेशन। ओके? यस?